हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, वेलकम टू परफेक्शनाइज यूट्यूब चैनल। आज हम लोग 24 एंड 25 ऑफ अक्टूबर के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे। आपने मेरी लास्ट वीडियो अच्छी तरीके से देख ली होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग उठाने वाले हैं और जो लास्ट के 12 महीने के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और बने हुए हैं जो कि उसी टॉपिक से जो मैं आज कराने वाला हूँ, तो उसको भी मैं कवर करवाते हुए चलूंगा। ठीक है, इसलिए आपको क्या करना है, आपको मेरे करंट अफेयर्स को अच्छी तरीके से पढ़ना है और उसको मेमोराइज करने की कोशिश करनी है। ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी चीज़ याद रहेगी उतना ही आपको फायदा होगा। एक बार पढ़ लोगे कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, इसलिए हम चीज़ों को रिपीट भी थोड़ा करते रहते हैं। तो आज के टॉपिक्स है बायो E3 पॉलिसी। ये सारे टॉपिक्स हैं, आज हम लोग अच्छी तरीके से इसको देख लेंगे। तो एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है बायो E3 पॉलिसी। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको करवाया था, अब इसको फिर से थोड़ा सा जानेंगे क्योंकि कुछ अपडेट भी आई है। अब बायो E3 पॉलिसी क्या है, बायो E3 पॉलिसी को जानिए कि ये बायो मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करती है। किसको? ये बायो मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका कनेक्शन किससे है? बायो मैन्युफैक्चरिंग से है। अभी बायो मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है ये जानो। मतलब बायो से बायोलॉजी, मतलब बायोलॉजिकल चीज़ों को यूज़ करके मैन्युफैक्चरिंग करना। ठीक है, या बायोलॉजिकल चीज़ों से मैन्युफैक्चरिंग, चीज़ों को मैन्युफैक्चर करना क्या होता है? बायो मैन्युफैक्चरिंग होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप अभी प्लास्टिक वाली प्रॉब्लम से हम लोग सब डील करते हैं। ठीक है, मतलब उसको झेलते हैं कि एक बार प्लास्टिक बना लिया फिर वो हज़ारों साल तक रहने ही वाला है, ये चीज़ हम लोग मानकर चलते हैं। पर हम लोग अगर बायो प्लास्टिक बनाने लग जाए, वो अपने आप ही कुछ समय बाद डिग्रेडेबल हो जाए। ठीक है, डिग्रेड हो जाए एनवायरनमेंट में, तो हमारे लिए कितनी सुविधा हो जाएगी। तो ये किसका पार्ट है? ये बायो मैन्युफैक्चरिंग का ही पार्ट है। ठीक है, मतलब हम लोगों ने हो सकता है प्लांट बेस्ड कुछ चीज़ें ली और उससे हम लोगों ने प्लास्टिक बना दिया, ऐसा हम लोग कर सकते हैं ना। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? बायो मैन्युफैक्चरिंग कहेंगे। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो अगेन बायोलॉजिकल चीज़ों को, फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स, एनिमल्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन सब चीज़ों को यूज़ करके अगर हम कुछ प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसे क्या कहेंगे? बायो मैन्युफैक्चरिंग कहेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहीं से एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है बायो इकोनॉमी का भी, तो वो हम लोग आगे करेंगे। पर इतना जानो बायो E3 का कनेक्शन किससे है? बायो मैन्युफैक्चरिंग से है। और हमारे मिनिस्टर साहब ने कहा है कि ये जो बायो मैन्युफैक्चरिंग की जो इकोनॉमी है, ये 2030 तक, आपको ध्यान रखना है, 2030 तक $300 बिलियन की हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। मतलब 2030 तक हमारी जो बायो इकोनॉमी है वो कितने बिलियन डॉलर्स की हो जाएगी? $300 बिलियन की हो जाएगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसलिए इंडिया जो है इतना ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट भी करता है, प्लस हम लोग एनवायरनमेंट के प्रति भी थोड़ा सा ज़्यादा सजग रहते हैं ना। 2070 तक हम लोगों ने सोच रखा है कि हम लोग कार्बन न्यूट्रल बन जाएंगे। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए इस टाइप की पॉलिसी को लॉन्च किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब स्टार्टिंग से फिर से जानो जो मेन चीज़ है बायो E3 पॉलिसी। ठीक है, तो बायो E3 पॉलिसी का आपको कुछ ना पूछ के सिर्फ ये पूछ लिया जाएगा कि इसका फुल फॉर्म बताइए। पूछा जा सकता है ना, सिंपल ये भी तो पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो एक बार इसके बारे में जान लेंगे कि बायो E3 पॉलिसी, बायो E3 का फुल फॉर्म क्या है ना। बायो E3 का फुल फॉर्म जानो कि बायो से तो बायोलॉजी हो गया है ना, तो बायो E3 में आप जानो, E3 में है इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट बायो E3 का फुल फॉर्म है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आप इस चीज को ध्यान रखो, हो सकता है इकोनॉमी एनवायरमेंट लिख के फिर कुछ और ई से कुछ नया वर्ड दे दिया जाए, है ना। और ऐसे नीचे 4 ऐसे ऑप्शन आपको बनाए जा सकते हैं, उसमें से सिर्फ एक ऑप्शन सही होगा, इकोनॉमी, एनवायरमेंट और एम्प्लॉयमेंट वाला। ठीक है, अगेन ये चीज ध्यान रखो कि पहले इकोनॉमी की बात करी जा रही है, फिर एनवायरमेंट की, फिर एम्प्लॉयमेंट की। मतलब पहले पैसे होंगे और साफ सफाई होगी, तभी तो काम करने में मजा आएगा ना, है ना। तो ऐसे ध्यान रखो, पैसे होने चाहिए और साफ सफाई होनी चाहिए, उसके बाद ही काम करने में मजा आएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। बायो E3 में इकोनॉमी हो गया, एनवायरमेंट हो गया और एम्प्लॉयमेंट हो गया, बायो E3 का फुल फॉर्म। और $300 बिलियन की हम लोग बायो इकोनॉमी बन जाएंगे। कब तक? 2030 तक। आपको ध्यान रखना है। बायो मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है? जब हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म या प्लांट्स या एनिमल्स को यूज करके हम लोग बायो मैन्युफैक्चरिंग करें तो क्या होगा? उसे मैन्युफैक्चरिंग करें तो वो बायो मैन्युफैक्चरिंग कहलाएगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और बायो इकोनॉमी क्या होता है? मतलब कि बायोलॉजिकल चीज़ों को यूज करके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करके हम लोग जब एक इकोनॉमी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं तो उसे हम लोग बायो इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है, मतलब बायो मैन्युफैक्चरिंग बायो इकोनॉमी का ही पार्ट हो गया। बायो इकोनॉमी एक थोड़ा सा अम्ब्रेला टर्म लेकर चलो, तो आई थिंक आपको ये सारी चीज़ क्लियर हो गई होंगी। किसके बारे में? बायो E3 पॉलिसी के बारे में। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चीज पढ़ेंगे, है ना। इतना तो हो गया, इतना तो आज का करंट अफेयर था। अब थोड़ा सा नेक्स्ट जानो। पहला क्या हो गया? बायो E3, इसको जानो। बायो E3 हो गया ना, बायो E3 हम लोगों ने पढ़ लिया। अब सेकंड चीज जो हम लोग देखने वाले हैं वो है बायोराइड। व्हाट इज बायोराइड? ये दोनों मैं इसलिए एक साथ करा दे रहा हूं क्योंकि इसमें कंफ्यूजन आपको होने वाली है कि बायो E3 क्या था या बायोराइड क्या था, या बायोराइड को ही बायो E3 समझ लोगे, ऐसा हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है बायोराइड क्या है। बायोराइड भी
बायोटेक्नोलॉजी से ही डील करता है, ठीक है, ये भी बायोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट से ही डील करता है, पर ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ज्यादा बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात कर रहा है। ये भी मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा है, ये भी बायो मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा है। तो आपको ध्यान रखना, ये दोनों स्कीम सेम सी दिखती है, पर थोड़ा सा आप ध्यान रखो। रिसर्च एंड डेवलपमेंट देख लो, है ना, इसमें भी बायो मैन्युफैक्चरिंग है, इसमें भी इंडस्ट्रियल सेटअप है, ऐसे करके मतलब बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंडस्ट्रीज को सेटअप करना, ये सब काम किसका है? बायो राइट स्कीम का, ये आपको ध्यान रखना है। पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इसमें आप मेन भी ले सकते हो, इनोवेशन आप मेन भी ले सकते हो, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी में जो बायो मैन्युफैक्चरिंग आ रही है, इसी को हम लोगों ने बायो इथरी पॉलिसी में डाल दिया, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बायो राइड एक थोड़ा आप अम्ब्रेला टर्म ले लो, उसके अंदर आप बायो इथरी ले लो, दोनों ही बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। बायो इथरी का सीधा सीधा कनेक्शन आप बायो मैन्युफैक्चरिंग से लाएंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी उसका एक पार्ट है, ठीक है। और बायो राइड बायो इथरी जो है वो बायो राइड के अंदर आता है, ये चीज भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। आई थिंक आपको ये सारी चीज क्लियर हो गई होंगी बायो राइड एंड बायो इथरी के बारे में। तो ये दोनों ही इस बार न्यूज में थे, इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो बायो इथरी क्लियर हो गया है ना। और ये बायो राइड के बारे में भी देख लेंगे। इससे पहले बायो इथरी में देख लो की ऑब्जेक्टिव, इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी, ऐसा नहीं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट बायो इथरी में नहीं है, इसमें भी है, पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और बायो राइड के बारे में भी सेम चीज है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो इकोनॉमी एक बार थोड़ा सा मैंने आपको समझा दिया। सीधा सीधा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है ना, कि बायो इकोनॉमी, फिर उसके नीचे 4 ऑप्शंस होंगे स्टेटमेंट बेस्ड, तो उसमें आप थोड़ा सा अंदाजा लगा लेंगे कि बायो इकोनॉमी किस चीज से ध्यान रखना है। बायो मतलब कुछ एनवायरमेंट से रिलेटेड कुछ चीज है जरूर, तो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब रिसर्च एंड बायो राइड की फुल फॉर्म देख लीजिए। बायो राइड की फुल फॉर्म है बायोटेक्नोलॉजी, रिसर्च, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बायो राइड की फुल फॉर्म देख लीजिए, बायोटेक्नोलॉजी, रिसर्च, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बायो राइड क्लियर हो गया और बायो इथरी आपको क्लियर हो चुका होगा, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कुछ चीजों को देखते हैं। बायो इथरी क्लियर हो गया और बायो राइड क्लियर हो गया। अब मैं आपके लिए कुछ और चीजें निकाल के लाया हूं जहां से आपके कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, जो मैं आपको बताऊंगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि रिसेंटली बायोप्लास्टिक पार्क कौन सा स्टेट सेटअप करने की बात कर रहा है, तो आप ध्यान रखेंगे यूपी करने की बात कर रहे हैं, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब जो योगी जी बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट का ख्याल रखते हैं ना, बहुत साफ सफाई में रहना पसंद करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि बायोप्लास्टिक पार्क कौन सा स्टेट स्टैब्लिश करने की बात कर रहा है, तो कौन कर रहा है? यूपी कर रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन बात कर रहा है? यूपी बायोप्लास्टिक पार्क सेटअप करने की बात कर रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। बायोप्लास्टिक पार्क सेटअप करने की बात कर रहा है, ठीक है। तो थर्ड चीज भी क्लियर हो गया, किसके बारे में? बायोप्लास्टिक के बारे में। तो ये चीज भी आप अभी कवर कर चुके हो, कहां पे है? यूपी में है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस के बारे में, है ना। ये चीज मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस। अब इसके बारे में अलायंस के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था। क्वेश्चन क्या आएगा कि इसमें कौन कौन सी कंट्री है ना। एक एक्स्ट्रा कंट्री का नाम दे दिया जाएगा जो उसका पार्ट नहीं होगा, और आपसे पहचानने के लिए बोलेगा कि कौन सा सही आंसर है। तो आपको ध्यान रखना है, बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस में सारी डेवलप कंट्री को ले लो और एक इंडिया को ले लो। कौन कौन सी सारी डेवलप कंट्री में? यूएसए को ले लो, ठीक है, जापान लेंगे, साउथ कोरिया लेंगे, और यू लेंगे, यूरोपियन यूनियन, और फिर इंडिया को ले लेंगे, ठीक है। तो 5 जो मेन कंट्रीज हैं और 4 मेन कंट्रीज और एक यूरोपियन यूनियन को ले लोगे, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस में कौन कौन है? कनाडा नहीं है, ध्यान रखना है, यूएसए है, फिर साउथ कोरिया, जापान, ईयू एंड इंडिया, ये आपको ध्यान रखना है, बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस। एक और चीज आप ध्यान रखेंगे बायो से रिलेटेड, जो मैं आपके लिए निकाल के लेके आया हूँ, बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कि बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 कहां पे हुआ, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये हुआ सैन डिएगो में, सैन डिएगो कैलिफोर्निया में, आपको ध्यान रखना है, सैन डिएगो कैलिफोर्निया में बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन हुआ, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। और एक और क्वेश्चन आ सकता है कि इस बार का वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, और मतलब वर्ल्ड बायोफ्यूल डे कब मनाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि 10 अगस्त को मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आई थिंक आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ये 5 चीज क्लियर हो गई होंगी, इसको एक बार आप थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। अब ये बताओ कि वर्ल्ड बायोफ्यूल डे को 10 अगस्त को हम लोग मनाते हैं, पर इस बार का थीम क्या था, ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। आई थिंक मुझे लग रहा है कि एनवायरमेंट से रिलेटेड ये जो 5 इंपॉर्टेंट चीज थी, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसको आप थोड़ा सा कवर करते हुए चलोगे, ठीक है। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के बारे में आपको क्या बताया कि 1% 2027 तक हम लोग कर लेना है ना। बायो इथेनॉल का टारगेट क्या है कि 20% हम लोग को 2025-26 तक कर लेना है ना। नेशनल बायोफ्यूल जो पॉलिसी थी हमारी, जो बनी थी नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी, उसमें कब का टारगेट था बायोइथेनॉल का?
ठीक है, ब्लेंडिंग करने का 2030 तक 20% का, ठीक है। पर नीति आयोग ने क्या कहा कि 2025-26 तक ही हम लोग को 20% को अचीव कर लेना है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, है ना। बायोफ्यूल के 4 जनरेशन बताए थे, 1G 2G 3G 4G, है ना। तो ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा आप देखते रहोगे। कल पराली के बारे में बताया था और CAQM, है ना, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, उसके बारे में भी देख लोगे, है ना। तो क्वेश्चन कहीं से भी आएगा, आपको कवर करते हुए चलना है, कहीं भी आपका क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक जो है, नेक्स्ट है प्रसार भारती। अभी न्यूज़ में क्यों है, ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी है, ठीक है। अब प्रसार भारती अपना एक नया OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाली है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नया OTT प्लेटफॉर्म कौन लॉन्च करने वाला है, प्रसार भारती। क्वेश्चन क्या आएगा कि रिसेंटली कौन सी न्यूज़ एजेंसी अपना नया खुद का OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाली है, तो आपको ध्यान रखना है ये प्रसार भारती करने वाली है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन सिंपल आ सकता है, कि OTT का फुल फॉर्म क्या है, आ सकता है ना। तो इसका फुल फॉर्म जान लो, इसका फुल फॉर्म है ओवर द टॉप। क्या है, ओवर द टॉप। जो प्लेटफॉर्म होते हैं ना OTT प्लेटफॉर्म, जैसे हॉटस्टार हो गया, है ना, हॉटस्टार हो गया, हॉटस्टार डिज्नी और बहुत सारे जो नेटफ्लिक्स से सब देखते हो, क्या है, OTT प्लेटफॉर्म है। तो ओवर द टॉप उसका फुल फॉर्म होता है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और ये ट्राई के अंडर में नहीं आता है, ठीक है। ट्राई की फुल फॉर्म पता है ना, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना। इसको सेटअप कब करा गया था, ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे। आपको ध्यान रखना है OTT ट्राई के अंडर में नहीं आता है। ये किसके अंडर में आता है, ये कौन से रूल्स के थ्रू गवर्न होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि IT रूल्स 2021 के तहत गवर्न होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। IT रूल्स 2021 को कौन लेके आया था, कौन सी मिनिस्ट्री लेके आई थी, ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। आई थिंक आपको प्रसार भारती के बारे में बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। खुद का इसका OTT चैनल आने वाला है, OTT प्लेटफॉर्म आने वाला है, OTT का फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया। अब कुछ और एक चीजें हैं, इसके बारे में भी जानो। किसके बारे में, प्रसार भारती के बारे में। अब ये क्या है, इसने कंडक्ट किए हैं, ट्रायल्स किए हैं, किसके लिए, डायरेक्ट टू मोबाइल ब्रॉडकास्टिंग। मतलब इसका मतलब है कि अभी लाइव टेलीकास्ट कर सकता है, इसके लिए कुछ ट्रायल इसने चलाए हैं, लाइव टेलीकास्ट करा जा सकता है इसके शोज को। जैसे ये कोई न्यूज़ है, न्यूज़ देखने के लिए, आज तक देखने के लिए आप क्या करोगे, यूट्यूब पे जाओगे, यूट्यूब पे जाके फिर जाके आप देख सकते हो। और यूट्यूब पे जाओगे तो आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, बट प्रसार भारती के केस में बिना इंटरनेट के आप इसके चैनल्स को देख सकते हो लाइव। तो ऐसा कौन करने वाला है, तो आपको ध्यान रखना है ये प्रसार भारती करने वाला है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अब आप बिना इंटरनेट के लाइव शोज देख सकोगे फोन में प्रसार भारती पे, ठीक है। मतलब जो भी न्यूज़ है उसको आप देख सकोगे सीधा बिना इंटरनेट के, कहाँ पे, अपने मोबाइल पे। आपको ध्यान रखना है प्रसार भारती की तरफ से ये सुविधा स्टार्ट करी जा सकती है, क्योंकि इसके लिए ट्रायल चल रहे हैं। तो क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे ना। एक और चीज़ आपको मेन चीज़ ध्यान रखनी है, प्रसार भारती के इस बार नए चेयरमैन बने हैं, उनका नाम क्या है, उनका नाम है नवनीत कुमार सहगल, ठीक है। तो ध्यान रखना है प्रसार भारती के चेयरमैन का नाम क्या है, नवनीत कुमार सहगल, ये आपको ध्यान रखना है। और ये 1988 बैच के IAS अफसर हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मतलब फॉर्मर IAS अफसर को क्या बना दिया गया है, नवनीत कुमार सहगल को क्या बना दिया गया है, प्रसार भारती का चेयरमैन बना दिया गया है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भूलोगे तो नहीं। ये आई थिंक आपको प्रसार भारती से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो मैंने अभी तक आपको कवर करा ली। OTT भी ये पहली बार मतलब खुद का ही OTT लॉन्च करने वाला है, OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। थर्ड न्यूज़ क्या है, थर्ड न्यूज़ है अल्जाइमर के ऊपर। अब अल्जाइमर से रिलेटेड क्या डेवलपमेंट हुई है कि पुणे साइंटिस्ट डेवलप नॉन टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स फॉर अल्जाइमर ट्रीटमेंट। अल्जाइमर के ट्रीटमेंट के लिए पुणे के साइंटिस्ट ने नॉन टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स को डेवलप किया। तो पहली बात तो यही आएगी कि कहाँ के साइंटिस्ट ने किया, तो ऑब्वियसली इंडिया में कहाँ पे पर्टिकुलर चीज़ पूछ ली जाए तो पुणे के साइंटिस्ट ने किया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी अल्जाइमर क्या है, अल्जाइमर के बारे में आपको ध्यान रखना है कि डिमेंशिया का ही एक पार्ट है। अब डिमेंशिया में क्या होता है, हम चीज़ों को भूलने लग जाते हैं, तो इसमें भी हम लोग चीज़ों को भूलने लग जाते हैं। और जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स, मतलब एक तो क्या होता है कि मेमोरी लॉस हो जाएगी, मेमोरी लॉस हो जाती है ना, और ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स भी इंपैक्ट होती है ना, जो हम ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते चीज़ों को, या डिसीजन नहीं ले पाते, डिसीजन हम लोग नहीं ले पा रहे, तो ये सारी चीज़ें इंपैक्ट होने लग जाती है। किसकी वजह से, अल्जाइमर की वजह से, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आ सकता है कि इसका ट्रीटमेंट इंडिया के पास अवेलेबल है या डेवलप कंट्री के पास तो अवेलेबल है, बट जो डेवलपिंग कंट्री है फॉर जैसे कि इंडिया, उसके पास अवेलेबल नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि नहीं, अल्जाइमर का ट्रीटमेंट जो है अभी अवेलेबल ही नहीं है किसी के पास भी, ठीक है। तो अल्जाइमर का क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है, तो आप इसको करके आ जाएंगे, जी नहीं, अल्जाइमर का ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आई थिंक आप ये सारी चीज़ समझ गए होंगे किसके बारे में, अल्जाइमर के बारे में। तो ये आपको ध्यान रखना है, पुणे के साइंटिस्ट ने नॉन टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स को डेवलप किया है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अल्जाइमर से रिलेटेड मैं कुछ चीज़ आपके लिए लेकर आया था, एक बार मैं देख लेता हूँ कि किस बारे में था वो। नहीं, मैंने सारी चीज़ें आपको कवर करवा ली है, ठीक है, अल्जाइमर के प्रति, और भी कोई अलग दूसरी चीज़ नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड। अब क्वेश्चन क्या आएगा, अब देखो पहले तो न्यूज़ देख लो। न्यूज़ है कि NTPC एंड इंडियन आर्मी टू सेट अप सोलर हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड इन लद्दाख फॉर सस्टेनेबल पावर सप्लाई, ठीक है। सस्टेनेबल पावर सप्लाई के लिए अब
हाइड्रोजन पावर ग्रिड को कहाँ पे, हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड को कहाँ पे सेटअप करने की बात करी जा रही है, लद्दाख में बात करी जा रही है। और मुझे लगता है सही भी है, ठीक है, वहाँ के हैबिटेट को देखते हुए, वहाँ की इकोलॉजी को देखते हुए, मतलब अगर इस टाइप के पावर ग्रिड रहेंगे तो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, ठीक है ना, ना कि जो ट्रेडिशनल वे में जो हम इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाते हैं उससे ज़्यादा बढ़िया तो यही रहेगा। तो आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन कहाँ से आएगा, अब देखो लास्ट ईयर का क्वेश्चन कैसा आया था। लास्ट ईयर का कितना सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया कि सोलर सेल में कौन सी एनर्जी किस एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ये पूछ लिया गया था ना। तो आपको ध्यान रखना है, इस बार भी क्वेश्चन आ सकता है। तो हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड से नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि हमें लास्ट में आउटपुट क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो ये आपको याद रहेगा। तो कौन सी एनर्जी से कन्वर्ट होता है, तो आपको ध्यान रखना है माइक्रोग्रिड नहीं, हाइड्रोजन फ्यूल में, सॉरी, आपसे पूछ लिया जाए कि हाइड्रोजन फ्यूल तो जानते होंगे ना, हाइड्रोजन फ्यूल में कौन सी एनर्जी किस एनर्जी में कन्वर्ट होती है, पूछा जा सकता है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि पहली तो आउटपुट हमें कौन सा चाहिए, आउटपुट तो चाहिए हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होती है कौन, केमिकल एनर्जी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन इसमें चेंज करके आ सकता है। एक बार आप जाके लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर देखेंगे, उसमें क्या कहा गया है, उसमें साउंड एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी और साउंड एनर्जी, ऐसा करके कुछ क्वेश्चन पूछ लिया गया था, ठीक है। या लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी, बहुत टाइप के क्वेश्चन थे। सोलर सेल के बारे में पूछा था, ठीक है। तो इस पर आपसे हाइड्रोजन फ्यूल सेल के बारे में पूछा जा सकता है। तो आपको इस तरीके से कवर करते हुए चलना है, कहीं से भी आपसे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, एक मिनट, अब हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं। तो क्लियर हो गया, हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड के बारे में पता चल गया। तो कहाँ पे सेटअप होने वाला है, इंडियन आर्मी के लिए कहाँ सेटअप होने वाला है, लद्दाख में सेटअप होने वाला है। इससे पहले मैंने आपको एक और न्यूज़ बताई इसके बारे में, लद्दाख के बारे में, कि अभी हाल ही फिलहाल में गवर्नमेंट ने यह फैसला लिया है कि वो कौन से कैमल्स को ईस्टर्न लद्दाख में स्टैब्लिश करेंगे, मतलब डिप्लॉय करेंगे आर्मी की हेल्प के लिए। तो आपको ध्यान रखना है, बैक्टीरियन कैमल को, बैक्टीरियन जो कैमल होते हैं उनके बारे में आपको दिखाया देता हूँ। जो बैक्टीरियन कैमल्स होते हैं कुछ इस टाइप के, बैक्टीरियन कैमल्स की पहचान, मतलब ये डबल हम्प्ड कैमल्स होते हैं, ठीक है, ये डबल हम्प्ड कैमल्स होते हैं। इसको ईस्टर्न लद्दाख में डिप्लॉय किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कहाँ पे डिप्लॉय किया गया है, ईस्टर्न लद्दाख में डिप्लॉय किया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपने जो कैमल देखा है ना, वो ये वाला कैमल नहीं देखा होगा, उसने आपने एक हम्प वाला कैमल देखा होगा, एक हम्प वाला कैमल देखा होगा। उस हम्प वाले कैमल को क्या कहते हैं हम लोग, उसके बारे में मैंने आपको बता रखा है। उस कैमल को हम लोग कहते हैं ड्रोमेड्री कैमल, ठीक है, ड्रोमेड्री कैमल, ठीक है। तो वन हम्प वाला कैमल हो गया ड्रोमेड्री कैमल। तो कैमल का एक बार हम लोग देख लेते हैं। कैमल्स में एक तो हो गया ड्रोमेड्री कैमल जो कि एक हम्प वाला है, और जो दो हम्प वाले कैमल्स हैं उनको क्या कहेंगे, उनको कहेंगे बैक्टीरियन कैमल। ये आपको ध्यान रखना है, उनको क्या कहेंगे, बैक्टीरियन कैमल कहेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी हम्प में क्या होता है, इनके हम्प में इनके वाटर और खाना स्टोर रहता है, ठीक है। एक बार में खाना खा सकते हैं ना, बहुत सारा खाना एक बार स्टोर करके रख लेते हैं और फिर बाद में उसको यूटिलाइज करते रहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये 113 लीटर वाटर पी लेते हैं सिर्फ 13 मिनट में, ये भी आपको ध्यान रखना है। जब तूफान आएगा तो इनके नॉस्ट्रिल्स होते हैं, इनके जो नाक होते हैं वो अपने आप ही बंद भी हो जाते हैं। इनकी आई लैशेज भी लंबी होती है जो इनकी आइज को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। इसे शिप ऑफ डेजर्ट कहते हैं। ये सारी चीज़ आपको पता है ना। एक बार मैंने आपको बताया था खराई कैमल्स के बारे में, खराई कैमल है ना। क्वेश्चन क्या आएगा कि खराई कैमल कौन सी जगह से रिलेटेड है, तो आपको ध्यान रखना है खराई कैमल इंडिया से रिलेटेड है, और इंडिया में पर्टिकुलरली गुजरात से रिलेटेड है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कहाँ से रिलेटेड है, गुजरात से रिलेटेड है, ये आपको ध्यान रखना है। और खराई कैमल की बात है, देखो नाम कुछ सॉल्टी टाइप का लग रहा है ना, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे जो कैमल्स हैं वो स्विमिंग कर सकते हैं। जो खराई कैमल्स की खासियत ये है कि स्विमिंग कर सकते हैं, ये 3-4 किलोमीटर तक स्विमिंग करके वहाँ पे जो मैंग्रोव जो प्लांट्स होते हैं, जो भी होते हैं चीज़ें होती है, जो सॉल्टी जो प्लांट्स ये सब होते हैं, ठीक है, जो सॉल्टी वाटर में बड़े होते हैं, उन सबको ये खाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है खराई कैमल के बारे में कि ये स्विमिंग कर सकती है और गुजरात से बिलोंग करती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आई थिंक आपको कैमल्स के बारे में सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एक और चीज़ ध्यान रख लो कि इस बार 2024 को इंटरनेशनल ईयर फॉर कैमलिड्स घोषित किया गया है। क्या किया गया है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिड्स, ठीक है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिड्स घोषित किया है कब, 2024 में। तो क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा कौन सी एजेंसी ने किया है, तो आपको ध्यान रखना है यूएन ने किया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हो सकता है 3-4 एजेंसी का नाम दे दिया जाए, है ना, क्या दिया जाए कि WHO ने किया है या किसी एजेंसी ने किया है, कुछ भी एजेंसी का आपको नाम दिया जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है नहीं, यूनाइटेड नेशन ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिड्स घोषित किया है 2024 को, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी किसके बारे में, कैमल्स के बारे में। तो ये सारी चीज़ों को आप देखते हुए चलोगे, है ना। अब देखो चेक करो यार, चेक करो आप कि लद्दाख में क्या कोई रामसर साइट है क्या। अब चेक करो कि क्या वो रामसर साइट वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट मतलब सबसे हाई एल्टीट्यूड पे स्थित रामसर साइट है क्या, ये आप थोड़ा खुद से रिसर्च करोगे, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। जिसका आंसर सही होगा तो उसको हम लोग लाइक भी दे देंगे, तो ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो अब देखो लद्दाख को
पहले कितने इसके लद्दाख में डिस्ट्रिक्ट थे, तो आपको ध्यान रखना है पहले इसके सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट थे, कौन कौन से, लेह और कारगिल। अब इन लेह और कारगिल को तोड़कर 5 नए डिस्ट्रिक्ट और बना दिए गए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देख लो 5 नए डिस्ट्रिक्ट का नाम देखो, एक तो हो गया द्रास, एक हो गया जास्कर, है ना, एक हो गया नुब्रा, एक हो गया शाम और एक हो गया चांगटांग, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको ध्यान रखना है नुब्रा, शाम, चांगटांग, जास्कर और ये द्रास, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। याद रहेगा, नुब्रा, शाम, चांगटांग, जास्कर और द्रास। अब देखो कि चांगटांग की कुछ स्पेशलिटी है क्या, यहां से कोई ट्राइब आती है क्या, यहाँ से कोई ट्राइब आती है क्या, और इस ट्राइब की वजह से कुछ बनता है क्या, एक बार इसके बारे में थोड़ा सा आप रिसर्च करेंगे। अभी के लिए जानो कि लेह और कारगिल है ना। अब देखो ये कारगिल में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट, द्रास, तो आप ऐसे भी पूछा जा सकता है ना कि कारगिल में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट बने, तो द्रास और जास्कर, और लेह में देखो शाम, नुब्रा और चांगटांग। यहाँ पे गलती हो जाएगी आपसे, यहाँ पे आपसे गलती हो जाएगी, आप ये तो पढ़ लोगे कि पांच डिस्ट्रिक्ट बने हैं, पर उसकी लोकेशन आपको नहीं पता होगी। लोकेशन में देख लो कि कारगिल में कौन से बने हैं और लेह में कौन से बने हैं, है ना। अगेन ये भी देखो कि कारगिल छोटा है एरिया वाइज, लेह छोटा है एरिया वाइज, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा सा चीजों को ऑब्जर्व करोगे तो चीजें निकल के आएगी, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन निकलने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन जो आते हैं एकदम से, वो आपको स्टैटिक पार्ट से नहीं आ रहा है, वो क्वेश्चन यहीं से एकदम से निकल के आ जाएगा, है ना। तो इस चीज के लिए आपको रेडी होकर चलना है। एक और चीज, यूपीएससी का क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ पे कि जो नुब्रा वैली की लोकेशन लेह से कहाँ पे है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। लेह से देखो कहाँ पे है, ये लेह से ये नॉर्थ में पड़ रही है ना, और कारगिल से ये नॉर्थ ईस्ट में पड़ रही है। तो कारगिल से नॉर्थ ईस्ट और लेह से नॉर्थ, ये आपको ध्यान रखना है कि जो नुब्रा वैली है इसकी लोकेशन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लेह से ये नॉर्थ में है और कारगिल से नॉर्थ ईस्ट में आपको ध्यान रखना है। और जो कारगिल है लेह राइट साइड में है, ठीक है, मतलब ईस्टर्न साइड में है, और जो कारगिल है वेस्टर्न साइड में, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखो ये सारी चीजों को आप कनेक्ट करके पढ़ोगे तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कारगिल का युद्ध तो आपको पता ही है ना, किसके साथ, पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान कौन सी साइड में, वेस्ट साइड में है, तो कारगिल भी वेस्ट साइड हो गया और लेह उस साइड हो गया, ईस्ट साइड, है ना। इस तरीके से आप चीजों को थोड़ा सा याद करके चलोगे तो चीजें क्लियर होती जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या है, लद्दाख के बारे में आई थिंक आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। अब कुछ न्यूज बनी होगी एनएचआरसी के वजह से, एक बार देख लो कि एनएचआरसी टेक्स सुओ मोटो एक्शन ऑन एलिस सुसाइड ऑफ 13 ईयर ओल्ड स्टूडेंट, ठीक है। आंध्र प्रदेश की 13 साल की बच्ची थी, ठीक है, बच्ची थी जो भी थी, तो उनकी मौत हो गई सुसाइड की वजह से, तो अब उस पर सुओ मोटो एक्शन ले लिया एनएचआरसी ने, ठीक है। पहली बात तो क्वेश्चन यही आ सकता है कि क्या एनएचआरसी सुओ मोटो एक्शन ले सकती है, तो यस ले सकती है ना। अब एनएचआरसी के बारे में मैं ऑलरेडी आपको कवर करा चुका हूँ, इसको हम लोग दोबारा करेंगे, पर अभी जो मैं करवाने वाला हूँ वो चीज़ जानो, वो भी आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब एक एक करके आपको सुनते जाना है, ठीक है, एक एक करके आपको सुनते जाना है, चीज़ों को जैसे बताऊंगा वैसे ही आपको सुनते जाना है, ठीक है। पहला क्या है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, फिर क्या है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, और फिर है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। यहां से यूपीएससी क्वेश्चन आ चुका है, इस बार बीपीएससी क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए रेडी रहो। इसके बारे में जानो कि तीनों ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्वेश्चन आएगा कि नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो आपको पता लगाना होगा, या आपसे पूछ लिया जाएगा कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एक है स्टैट्यूटरी बॉडी। अब देखो ये बच्चों को याद ही नहीं रहता, पढ़ते हैं सब लोग पढ़ लेंगे, ठीक है, पर ये चीज याद नहीं रहेगी, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। आप कंफ्यूज हो जाओगे कि स्टैट्यूटरी बॉडी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो आपको ध्यान रखना है एससी एसटी और ओबीसी नहीं, यहाँ पे बैकवर्ड क्लासेस, भाई मतलब बैकवर्ड क्लासेस की बात हो रही है, तो जो ये इस टाइप की जो कैटेगरी वाइज है उसमें एससी एसटी और बीसी मतलब बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन फॉर एससी, नेशनल कमीशन फॉर एसटी और नेशनल कमीशन ऑफ बीसी, तीनों ही क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए नेशनल कमीशन फॉर वुमेन या नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ये दोनों क्या है, तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। अब मुझे नहीं लगता कि आप इसको भूलने वाले हो कभी, अब आप इसको कभी भी भूलने वाले नहीं हो, ठीक है। मतलब माँ और बच्चे क्या है, वो स्टैट्यूटरी बॉडी, और एससी एसटी और बीसी मतलब बैकवर्ड क्लासेस ये क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब आप कभी भी भूलने वाले नहीं हो, ठीक है। अब एक और चीज जान लो, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट कौन से आर्टिकल के तहत है, तो आपको ध्यान रखना है आर्टिकल नंबर 338 के अंदर है ना। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट आर्टिकल नंबर 338 ए के अंदर में है, और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस आर्टिकल नंबर 338 बी के अंडर में है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ये सारी चीज आपको कवर हो गई होंगी। अब एक बार हम लोग थोड़ा सा फिर से देखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा मुझे आपको ये अच्छे से समझाना है। एनसीएससी हो गया, यहाँ पे आप भूलने वाले हो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, एनसीएसटी हो गया और एनसीबीसी हो गया, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया। अब इसके बारे में जानो कि ये तीनों ही क्या है, पहली बात ये तीनों ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये आपको ध्यान रखना है। तीनों ही क्या है, तीनों ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है।
प्लस इसके बारे में ध्यान रखो कि तीनों ही बॉडी के पास क्या है, सिविल कोर्ट की पावर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब किसी को भी समन कर सकते हैं, जिसको भी समन करेगी या कुछ प्रेजेंट करने के लिए बोलेगी उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा। तीनों के पास ही सिविल कोर्ट की पावर है, ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये चीज क्लियर होगी। प्लस एक और चीज ध्यान रखो, याद रहेगा, देखो इसी तरीके से चीजों को याद रखा जाता है। इसमें एक चेयरपर्सन होता है, तीनों में ही एक चेयरपर्सन होता है, एक वाइस चेयरपर्सन होता है और 3 मेंबर्स होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और 3 मेंबर्स होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। देखो यहीं से क्वेश्चन बनता है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस में 5 मेंबर्स की बॉडी है, जिसमें एक चेयरपर्सन होता है और 4 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। या 4 मेंबर्स में वाइस चेयरपर्सन भी आ गया तो वो भी करेक्ट होगा, है ना। देखो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन में टोटल 6 मेंबर्स है ना। और नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स में टोटल 7 मेंबर्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कंफ्यूजन हो सकती है। आप हो सकता है नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन में 5 करके आ जाओ, है ना, या इसमें 6 करके आ जाओ, तो यहाँ से हो सकता है ना। तो आपको ध्यान रखना है SC ST OBC के लिए, SC ST और BC के लिए, तीनों के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तीनों ही क्या है, सिविल कोर्ट के पास सिविल कोर्ट की पावर है और तीनों में ही 5 मेंबर की बॉडी है। इसमें जो एक चेयरपर्सन होता है, एक वाइस चेयरपर्सन और 3 मेंबर्स होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आई थिंक हमको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी किसके बारे में, SC ST और BC के बारे में। और आर्टिकल नंबर मैंने आपको बता दिया, आर्टिकल नंबर, अरे यार क्या होता है ये, NC SC हो गया, है ना, NC ST हो गया, ये चीज़ तो मैंने आपको कवर करा दी। अभी जानो आर्टिकल नंबर कौन सा है, आर्टिकल नंबर है 338, है ना। ये कौन सा है, 338A, मेरे साथ आपको बोलना है 338A। और ये क्या है, आर्टिकल नंबर 338B। इस तरीके से आप कर लोगे, अब आप कभी भी भूलने वाले नहीं हो इसके बारे में, ठीक है। हमेशा याद रहेगा, यहीं से क्वेश्चन बना था, ठीक है। आई थिंक 2023 का ही क्वेश्चन है UPSC का, उसमें पूछ लेता था कि ये बताओ कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कि नहीं, ठीक है। तो इस टाइप क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि कंफ्यूजन होगी ना यार, क्योंकि आधी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और सेम नाम की दिखने वाली वो कुछ स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब देखो ये 3 हो गए, अब 4th और 5th देखो, 4th 5th कौन सा है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन हो गया, है ना, और नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। अभी कौन से ईयर में बनी थी, ये आप खुद जाकर चेक करोगे, ठीक है। ये आपको चेक करना काम है। अब ये दोनों के लिए जानो कि दोनों ही स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये आपको ध्यान रखना है। दोनों ही स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये आपको ध्यान रखना है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन में टोटल 6 मेंबर्स होते हैं, ये आपको ध्यान रखेंगे। टोटल 6 मेंबर्स होते हैं, आपको ध्यान रखना है। इसमें एक चेयरपर्सन है और 5 मेंबर्स हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक चेयरपर्सन और 5 मेंबर्स, ये आपको ध्यान रखना है। एक और चीज ध्यानो कि NC SC, NC ST और NC BC, ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर SC ST और BC, ये तीनों मेन कैटेगरी है ना। तो तीनों के लिए, तीनों को कौन अपॉइंट करता है, इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, आपको ध्यान रखना है। कौन अपॉइंट करता है, इसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, आपको ध्यान रखना है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन को कौन अपॉइंट करता है, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, आपको ध्यान रखना है। और नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट है, इसका आप मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। तो ये 6 मेंबर की बॉडी है, इसमें एक चेयरपर्सन और 5 मेंबर्स हैं, आपको ध्यान रखना है। इन 5 मेंबर्स में भी एक SC ST का तो होना ही चाहिए, ठीक है। एक SC ST का होना चाहिए, प्लस इसमें एक मेंबर सेक्रेटरी होना चाहिए, किसकी तरफ से, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें अपना एक मेंबर सेक्रेटरी भेज सकती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक SC ST और एक मेंबर सेक्रेटरी इसमें होना ही चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। और नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, अब बच्चों का मामला है तो उसमें वुमेन भी एकदम जरूरी है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें एक तो चेयरपर्सन होंगे प्लस 6 मेंबर की बॉडी होगी, ये आपको ध्यान रखना है। टोटल कितने हो गए, 7 हो गए। और इन 6 मेंबर्स में से 2 तो कम से कम वुमेन होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चों का मामला है यार, तो माँ तो होनी चाहिए ना, तो 2 कम से कम वुमेन होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आई थिंक हमको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी किसके बारे में, ये जो कुछ नेशनल कमीशन है इनके बारे में, ठीक है। याद रहेगा कि कौन सा स्टैट्यूटरी है और कौन सा स्टैट्यूटरी है और कौन सा आपका कौन सा स्टैट्यूटरी और कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल है, अब आप कभी भूलने वाले नहीं हो। आर्टिकल्स आपको याद हो गए होंगे सारे, है ना। और कौन सा किसको कौन अपॉइंट करता है, ये भी चीज़ क्लियर हो गई होगी। ये तीनों है प्रेसिडेंट के अंदर में। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। और नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट कौन अपॉइंट करता है, ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और तीनों का ईयर देखोगे कि कब स्टैब्लिश किया गया था, ये भी चीज़ आपको चेक करनी है, ठीक है। आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और चीज़ें आसान लग रही होगी। इसी तरीके से हम लोग कवर करते रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो NHRC को हम लोग अब देख के आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन का, अभी जस्ट अपॉइंटमेंट हुआ है, चेयरपर्सन बनाया गया है। कब किसको, देखो 22 अक्टूबर को, आज कितनी डेट है, 22 अक्टूबर को ही अपॉइंटमेंट हुआ है। तो एक बार देख लो किसको किया गया है, विजया राहतकर को किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ये है विजया राहतकर, इनको अपॉइंट कर लिया गया है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की चीफ। क्वेश्चन क्या आएगा कि अभी रिसेंटली नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की चीफ किसको बनाया गया है, तो आपको ध्यान रखना है विजया राहतकर को बनाया गया, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी रिसेंटली ही नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के भी चीफ बनाए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे NC SC की बात की ना हमने, इसके भी नए चीफ बनाए गए हैं। एक BJP लीडर है, BJP लीडर का नाम आपको ध्यान रखना है किशोर मकवाना, ठीक है। किशोर मकवाना को NC SC
NCSC का क्या बना दिया गया है, इनको चेयरमैन बना दिया गया है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आई थिंक आपको सारी चीज़ क्लियर हो गई होगी। किशोर मकवाना के बारे में पता चल गया होगा और विजया के बारे में आपको पता चल गया होगा, जो कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की चीफ बनी है, ठीक है। इस तरीके से चीज़ों को पढ़ा जाता है यार, ऐसी चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है। अभी देखो कर्नाटका में क्या चल रहा है कि ना इनके गवर्नमेंट पे बहुत आरोप भी चल रहे हैं ना, कि इन्होंने जो SC ST के लिए जो फंड था उसको गलत तरीके से यूटिलाइज किया, कुछ इस टाइप की बातें चल रही है। तो ये लगातार ही न्यूज़ में है, तो क्वेश्चन आने के चांसेस है, तो आपको रेडी रहना है हर एक सिचुएशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है एम्स दिल्ली। अब एम्स दिल्ली के बारे में जानो, इनॉग्रेट्स 5 मॉड्यूलर OTs, ठीक है। इसने एम्स दिल्ली ने अभी रिसेंटली 5 मॉड्यूलर OTs को, ऑपरेशन थिएटर को लॉन्च किया। कहाँ पे? JPNA ट्रॉमा सेंटर में। तो क्वेश्चन आ सकता है कि JPNA ट्रॉमा सेंटर में कौन से इंस्टीट्यूट ने या कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने अभी रिसेंटली 5 ऑपरेशन थिएटर को लॉन्च किया, तो आपको ध्यान रखना है एम्स दिल्ली ने लॉन्च किया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पे और भी फैसिलिटीज़ है ना, कि यहाँ पे जो भी लाइव ब्रॉडकास्टिंग हो सकती है, यहाँ से जो भी ऑपरेशन होंगे लाइव ब्रॉडकास्टिंग हो सकती है, और मतलब उसकी वीडियो ये सब बन सकती है, ताकि जो ट्रेनी है वो, जो ट्रेनी डॉक्टर है वो आराम से उसको देख सके और चीज़ों को सीख सके, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है ये सुविधा कहाँ स्टार्ट हुई है, एम्स दिल्ली में स्टार्ट हुई है। और अगर क्वेश्चन आएगा कि अभी रिसेंटली कौन सा ऑर्गेनाइजेशन में, अभी रिसेंटली कौन से ऑर्गेनाइजेशन में टोबैको से रिलेटेड अवेयरनेस के लिए क्लिनिक खोला गया, तो भी कहाँ पे, एम्स दिल्ली में ही खोला गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आए टोबैको से रिलेटेड, पहला तो क्या हो गया, टोबैको से रिलेटेड है ना, और सेकंड अगर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा कि AI से रिलेटेड वर्कशॉप, AI से रिलेटेड वर्कशॉप ऑन AI कहाँ पे कंडक्ट किया गया, वर्कशॉप ऑन AI कौन से इंस्टीट्यूट में किया गया, तो ये भी एम्स दिल्ली है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एम्स दिल्ली में वर्कशॉप ऑन AI भी हुआ और टोबैको से रिलेटेड अवेयरनेस के लिए क्लिनिक भी खोला गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारी चीज़ों को आप थोड़ा करते हुए चलोगे। और एक और चीज़ करोगे, क्वेश्चन आ सकते हैं कि अभी रिसेंटली कितने नंबर ऑफ एम्स को खोला गया है, या कौन कौन सी जगह पे खोला गया है। ऐसा आ सकता है ना कि रिसेंटली कौन सी जगह पे, कौन सी जगह पे एम्स को, नए एम्स को खोला गया, तो आपको ध्यान रखना है। टोटल अभी 5 एम्स को खोला गया, कहाँ पे, राजकोट, भटिंडा, रायबरेली, कल्याणी एंड मंगलागिरी, आपको ध्यान रखना है। अब इन पांचों की आप स्टेट मेंशन करोगे, ठीक है, कि ये कहाँ पे स्थित है, ये आप मेंशन करोगे। जब मैं बोलता हूँ कि मेंशन करोगे, तो मतलब आप मेंशन करोगे, ठीक है। आपको चीज़ों को देखना है कि वो चीज़ कहाँ पे है, तभी एक माइंड मैप क्रिएट होगा। माइंड मैप क्रिएट होगा तो आप कभी चीज़ों को भूलोगे नहीं, ठीक है। और रिवीजन तो जरूरी है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक है जैम MOU। अब अगेन यहाँ से भी UPSC का क्वेश्चन आया, ये जैम क्या है, जैम की फुल फॉर्म जानो। इसका हो सकता है फुल फॉर्म ही आ जाए, है ना। आई थिंक BPSC में अभी तक क्वेश्चन नहीं आया, तो हो सकता है इसका फुल फॉर्म ही पूछ लिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, चीज़ों को इंट्रोड्यूस करने से पहले BPSC यही करती है कि हल्का फुल्का कुछ पूछ लेती है, जैसे ChatGPT के बारे में पूछ लिया था, है ना। तो जैम के बारे में जानना है, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है गवर्नमेंट E-मार्केट-प्लेस। क्या है, गवर्नमेंट E-मार्केट-प्लेस, आपको ध्यान रखना है, E-मार्केट-प्लेस जैम MOU, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आया, गवर्नमेंट E-मार्केट-प्लेस। अब ये क्या है, पहले क्या होता था UPA एरा में, इसके बारे में जानो कि UPA एरा में क्या होता था कि कोई मिनिस्टर है, ठीक है। अब देखो कि जो भी गवर्नमेंट ऑफिस है वहाँ पे भी कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, वहाँ पे भी सारी चीज़ें जरूरत होती है जो कि एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट को जरूरत होती है, ठीक है। अब क्या उनके पास भी तो, उनको भी तो प्रोक्योरमेंट करना होता होगा ना, चीज़ों को खरीदना होता होगा। तो लीडर्स होते थे, वो क्या करते थे, पॉलिटिशियन क्या करते थे कि वो अपने दोस्त के ही किसी बड़ी कंपनी को ठेका दिलवा देते थे, ठीक है, कि आप ना इतने सारे कंप्यूटर चाहिए तो हम लोग आपको ठेका देते हैं। अब वो क्या बंदा करता था कि उसके दोस्त के ही है ना, तो वो महंगी मतलब एक कंप्यूटर का दाम अगर 100 रुपये है तो उसको 150 रुपये करके बेचेगा, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाया जाता था। तो जो हम लोग का टैक्स पेयर्स का मनी है वो तो वेस्ट गया ना। जो चीज़ें सस्ती मिल सकती थी उसे जानबूझ के महंगा करके दिया गया, इन्फ्लेटेड प्राइस पे दिया गया। और जो इन्फ्लेटेड प्राइस, जो प्रॉफिट होता था उसको पॉलिटिकल पार्टीज में भी बांट दिया जाता था। मतलब जो लीडर्स हैं, जो पॉलिटिशियन है, उसको फायदा होता था, प्लस उस कंपनी को भी फायदा होगा। तो कुछ इस टाइप की गड़बड़ चल रही थी, ठीक है। फिर आया कौन, फिर आए हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। उन्होंने जैम पोर्टल का लॉन्च किया 2016 में, आपको ध्यान रखना है। और इसमें क्या होता है, इसमें क्या करते हैं ना, सारी चीज़ों को ऑनलाइन कर देते हैं। हम कहते हैं कि डायरेक्टली किसी को ठेका नहीं देना है, ठीक है। अब अगर आपको पब्लिक प्रोक्योरमेंट करना है, आपको ध्यान रखना है, जैम गवर्नमेंट E-मार्केट-प्लेस किससे रिलेटेड है, ये पब्लिक प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड है। अगर आपको पब्लिक प्रोक्योरमेंट करना है, मतलब अगर आपको कुछ गवर्नमेंट चीज़ के लिए कोई चीज़ खरीदनी है, जैसे कंप्यूटर खरीदनी है या जो भी चीज़ें खरीदनी है, तो आप सीधा, जैसे हम लोग फ्लिपकार्ट से चीज़ों को खरीदते हैं ना, तो वैसे ही आप एक साथ बहुत सारी चीज़ों को खरीद सकते हो। कहाँ से, जैम पोर्टल से, ठीक है। तो जैम पोर्टल आपको ध्यान रखेगा, जैम पोर्टल किस चीज़ से रिलेटेड है, मतलब अगर आपको गवर्नमेंट को अगर कोई भी चीज़ खरीदनी है, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी चीज़ खरीदनी है, कोई भी इंस्टीट्यूशन को कोई भी चीज़ खरीदनी है, तो जैम पोर्टल से वो एक बार में बहुत सारे ऑर्डर दे सकता है। और इस जैम पोर्टल पर वैसे ही विक्रेता होंगे, जैसे होता है ना फ्लिपकार्ट पर तो नहीं कहेंगे, फ्लिपकार्ट में तो आई थिंक इनडायरेक्टली रहता है ना, कहीं से चीज़ों को उठाया जाता है और फिर कहीं पर दे दिया जाता है ना। तो
आई थिंक उस तरीके से आप थोड़ा सा समझ लो कि मतलब बहुत सारे जो शॉप कीपर्स होंगे, ठीक है, वो वहाँ पे अवेलेबल रहेंगे, उनकी वो अपना अपना प्राइस दिखाएंगे कि यार ये प्राइजेज है, इतनी प्राइजेस पे हम लोग देते हैं, ठीक है, अगर आपको लेना है तो आप हमसे लो। तो इस टाइप की सर्विसेज वो ऑफर करेंगे और गवर्नमेंट को जिससे लगेगा कि यार इससे लेना है तो उससे ले ले, ठीक है। इससे सबसे बड़ा फायदा तो ये हुआ कि यार एक तो सब तक मतलब कोई भी बेच सकता है, मैं भी जाके बेच सकता हूँ। अगर आपको लगता है कि आपके पास ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट को चाहिए, कुछ भी चीज़ चाहिए, कैमरा में कुछ भी हो सकता है ना, जो भी चीज़ चाहिए तो आप ऑफर कर सकते हो। तो आप इस पोर्टल पर रजिस्टर करके ऑफर कर सकते हो, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसमें आई थिंक 2-3 लाख 4 लाख से ज़्यादा लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, वो डायरेक्टली किसको, गवर्नमेंट को अपनी चीज़ें बेचते हैं। ये आपको ध्यान रखना है जेम पोर्टल के बारे में, ठीक है। आई थिंक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, अब इसका एमओयू हुआ है किसके साथ, सिक्किम के साथ। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि सिक्किम के भी जो डिपार्टमेंट है अब वो इस पोर्टल पे आना चाहते हैं और इस पोर्टल के थ्रू ही सारी चीज़ों को खरीदना चाहते हैं। तो जेम पोर्टल आपको समझ में आ गया होगा। ये यूपीएससी में ऑलरेडी क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। तो 2016 में किसने लॉन्च किया था, इसे लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने। और इसका मेन काम क्या है, वही पब्लिक प्रोक्योरमेंट है, पेपरलेस एंड कैशलेस होगा, ओपन एक्सेस, स्ट्रीमलाइन प्रोसेसेस और एक्सटेंसिव ऑफरिंग, ठीक है। ये सारी चीज़ चलती है, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये सारी चीज़ क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट देखते हैं अमरावती रेलवे लाइन। अब ये क्या है, इसके बारे में जानो। मैंने आपको अमरावती से रिलेटेड कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है, ठीक है यार। अमरावती बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसका ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, ये ड्रीम प्रोजेक्ट है चंद्रबाबू नायडू का। सीबीएन कौन सी पार्टी के हैं, टीडीपी के हैं, उन्होंने अलायंस के साथ किया है, बीजेपी के साथ किया और जनसेना के साथ किया है, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया था। 18th सीएम है, ये क्लियर हो गया था। तेलंगाना की, सॉरी आंध्र प्रदेश के, ये कौन है, आंध्र प्रदेश की चौथी बार ये सीएम बने हैं और 18th सीएम बने हैं, ये आपको पता होगा, ठीक है। अमरावती के बारे में बता चुका हूँ कि वहाँ पे भी रिसेंटली क्या हुआ, वहाँ पे एक ड्रोन प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, ठीक है। ड्रोन प्रोजेक्ट हुआ और यहाँ पे 300 एकड़ के एरिया को क्या किया गया, मतलब ड्रोन से रिलेटेड चीज़ों को बनाने के लिए उसे खरीद लिया गया। ये आपको ध्यान रखना है, मतलब आवंटित कर दिया किसने, आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने। ये आपको ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें कवर करवा चुका हूँ। और जो इस बार का ड्रोन शो हुआ था कहाँ पे, अमरावती में, वहाँ पे क्या हुआ कि गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड, कुछ बहुत सारे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बने। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको क्लियर करा चुका हूँ। अब ध्यान रखो कि अमरावती के लिए अब रेलवे लाइन भी स्टार्ट करी जा रही है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अमरावती के बारे में आप सारी चीज़ याद रखेंगे। एक अमरावती सिटी है कहाँ पे, महाराष्ट्र में, जहाँ पे क्या हो गया, एयर इंडिया वर्ल्ड का, सॉरी एशिया का लार्जेस्ट फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल खोल रहा है। तो ये भी चीज़ आप थोड़ा सा लिंक करते हुए चलोगे, सारी चीज़ को आप लिंक करते हुए चलोगे, ठीक है। कल एक और चीज़ बताई थी, एक बार हम लोग उसका रिवीजन करना चाहेंगे, है ना। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपसे पूछे कि टॉप थ्री वूल प्रोड्यूसिंग स्टेट पूछे तो आप फिर से याद करो कि क्या मैंने बताया था। याद करना है जब तक चीज़ें याद ना हो। पहला क्या है, राजस्थान, है ना। सेकंड नंबर पे कौन है, जम्मू एंड कश्मीर, है ना। और थर्ड नंबर मैंने आपको क्या बताया था, गुजरात। ये चीज़ बताई थी कि नहीं। फिर मैंने आपको बताया कि टॉप 5 मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट, बोला था ना, टॉप 5 मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट। तो इसके बारे में फिर से याद करेंगे, अब आपको याद हो जाएगा। पहला यूपी, फिर क्या बोला था, एमपी नहीं, बिहार भी नहीं, कौन, राजस्थान, ठीक है। देन कौन, देन एमपी, बिहार का नाम नहीं है इसमें, देन एमपी। फोर्थ पे कौन, फिर है गुजरात, जहाँ पे गिर काउस भी मिलती है ना, गुजरात। एंड देन उसके बाद क्या, गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश 5वें नंबर पे। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आएंगे यार, इस चीज़ को याद रखोगे। कल मैंने अच्छे समझा दिया था, आज आप दोबारा रिवाइज करोगे तो अब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। ये जो गिर है ना, यहाँ पे गुजरात में क्या होती है, यहीं पे गिर काउस मिलती है। ये जो गिर काउ है ना, इनके लिए जो सीमेन है, ये जो फीमेल काउस हैं, ठीक है, इनके लिए जो सीमेन है वो कहाँ से आ रहा है लास्ट के 2 सालों से, वो ब्राज़ील से आ रहा है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहीं के महाराजा ने एक बार बहुत साल पहले, अराउंड 200 साल पहले, वहाँ पे काउस को भेजा होगा, ठीक है। तो उन्होंने जो गिर काउस है उसको एकदम प्योर फॉर्म में रखा हुआ है, ठीक है। मतलब कुछ भी मिलावट नहीं है, उनका ब्रीडिंग किसी के साथ, मतलब ऐसा नहीं हुआ कि किसी और के साथ ब्रीडिंग हो रखी है। तो उनकी जो काउस है ना बहुत ज़्यादा प्योर फॉर्म में है। तो इनके लिए जो सीमेन आता है वो कहाँ से आ रहा है, वो वहीं से आ रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। ब्राज़ील वाले डोनेट कर रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डोनेट नहीं कर रहे मतलब भेज रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है करतारपुर साहिब। अब इसके बारे में जानो कि 2019 में किसके साथ, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ हुआ था ना समझौता, कि करतारपुर साहिब में अब इंडिया के जो सिख लोग हैं, सिख जो हमारे भाई बहन हैं ना, वो सारे जा सकते हैं, है ना। तो ये 4 किलोमीटर डिस्टेंस पे आपको पता होना चाहिए। पाकिस्तान में ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ ऐसा डील हुआ था पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। अब इसको रिन्यू कर दिया अगले 5 साल के लिए, ठीक है। पहले किया गया था 2019 से 2024 तक, अब ये 2024 से 29 तक हो गया है। ये आपको ध्यान रखना है करतारपुर साहिब के बारे में, ठीक है। फिर न्यूज़ में आएगा तो उसको कवर कर लेंगे, डू नॉट वरी। नेक्स्ट देखते हैं, इसकी एक बार लोकेशन देख लो, अगर आप देखना चाहते हो तो एक बार लोकेशन देख लोगे। ये इनके कौन से गुरु से रिलेटेड है ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है स्पेशल विंग फॉर साइबर कमांडोस। अब जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उन्होंने कहा यार सारे स्टेट को, क्या देखो ये जो साइबर क्राइम है बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। और कुछ आलतू फालतू कॉल्स भी आते हैं, ठीक है, जिसमें धमकी दी जाती है ना। जैसे भी आप देख रहे होगे कि अभी एयरप्लेन को उड़ाने की धमकियाँ चल रही है। तो इस चीज़ के लिए
साइबर कमांडोज गठित करने की बात की है। स्टेट गवर्नमेंट्स ने इसको निर्देश दिया, किसने? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, कि जितने भी स्टेट गवर्नमेंट्स है अब वो साइबर कमांडोज को रेज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। टोटल 5000 के आसपास कमांडोज को रेज किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चीज को आप कवर करते हुए नेक्स्ट चलो। नेक्स्ट है आईटीबीपी हिमवीर्स। अब जो आईटीबीपी है इनका 61st रेजिंग ईयर, मतलब दैट मींस एनिवर्सरी मनाया गया, ये आपको ध्यान रखना है। 61st रेजिंग ईयर बनाया गया। इसे कब स्टैब्लिश किया गया था, ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 150th ईयर 2025 में किसका बनने वाला है? ये बनने वाला है आईएमडी का, ये आप ध्यान रखेंगे। बीपीआरएनडी का कौन सा ईयर होने वाला है? इनका 54th होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। और आई थिंक 160 होने वाला है इनकम टैक्स का, ठीक है। एक बार चेक कर लेना, 160 आई थिंक इनकम टैक्स का होने वाला है, ये आप ध्यान रखेंगे। और आरबीआई का कौन सा ईयर होने वाला है, ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। तो चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं हुई, इस यहीं से क्वेश्चन आने वाला है, तो आप इस चीज़ के लिए रेडी होकर चलो, ठीक है। बताएंगे आप कि आरबीआई का कौन सा ईयर अभी होने वाला है। आई थिंक 90th ईयर होने वाला है। आप थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखोगे तो आप इसको कवर करते हुए चलोगे, ठीक है। ये चीज़ आई थिंक आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट देखते हैं, एक और चीज़ देख लो यार। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता था कि बहुत सारे को नहीं पता कि बीएसएफ भी है जो सेंट्रल आर्म फोर्सेज में आने वाली है, ठीक है, आती है। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे। सेंट्रल आर्म फोर्सेज के अंदर ही बीएसएफ आती है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है इन्फ्लेशन के ऊपर। अब ये जो टॉपिक है मैं काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली आपको करवाने वाला था, ठीक है। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो टॉपिक है इसमें सारे में क्वेश्चन आंसर्स प्लस इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना, या जो पुराने आए वो सारे कवर करवाने वाला था। बट आज मैं करवाऊंगा तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, है ना, तो वो हो नहीं सकता। तो कोई बात नहीं, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा कवर करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्या है, मार्टियल रेप के बारे में। मार्टियल रेप के बारे में जानो कि इसमें कौन थे। इसके लिए जो जजेस का पैनल सेटअप किया गया था उसमें हमारे सीजीआई चंद्रचूड़ साहब भी हैं, जो कि 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, ठीक है, जो कि बॉम्बे हाई कोर्ट में पहले प्रैक्टिस कर रहे थे, ठीक है। तो अब ये क्योंकि रिटायर होने वाले हैं कब, 10 नवंबर को, इसलिए मार्टियल रेप के लिए जो पैनल बना था इससे अपने आप को विड्रॉ करें, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब मार्टियल रेप की सुनवाई में ये नहीं होंगे, ये आपको ध्यान रखना है, सीजीआई चंद्रचूड़ साहब नहीं होंगे। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि अभी रिसेंटली कौन से जज ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया था किससे, मार्टियल रेप से, तो आपको ध्यान रखना है कि किसने किया था, सीजीआई चंद्रचूड़ साहब ने किया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 51st सीजीआई कौन बनने वाले हैं, वो बने संजीव खन्ना, जो कि दिल्ली हाईकोर्ट से बिलोंग करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आई थिंक आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी किसके बारे में, मार्टियल रेप के बारे में। मार्टियल रेप तो मैंने ऑलरेडी आपको कॉन्सेप्ट समझा चुका हूं कि क्या है मार्टियल रेप, ये सारी चीज मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। नेक्स्ट है कि आंध्र प्रदेश का मेटा के साथ एमओयू साइन हुआ है कि अब जो भी डिलीवरी होगी, सर्विस डिलीवरी होगी, मतलब व्हाट्सएप के साथ मिलकर आंध्र प्रदेश कर सकती है, ठीक है। जैसे कि अगर कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी हो या और भी अलग अलग टाइप की डिलीवरी हो सकती है ना, तो अभी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से स्टेट ने मेटा के साथ एमओयू साइन किया सर्विस डिलीवरी के लिए, तो किसने किया है, आंध्र प्रदेश ने किया है, ये आपको ध्यान रखना है। आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है, इसके सीएम कौन है, चंद्रबाबू नायडू है, जो कि मैंने आपको बता दिया कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ों को कवर करते हुए चलोगे। मेरा मानना क्या है यार कि इस टाइप की अगर कोई सेंसिटिव चीज़ होती है ना, ऐसे तो हम लोगों ने सब चीज़ें अमेरिका के हाथों में कर रखी है ना, लोकेशन तो उसको पहले से सारी चीज़ें मालूम है ना, बट स्टिल हम लोग को मैक्सिमम चीज़ें करनी चाहिए कि जो हमारा खुद का बनाया हुआ कुछ अगर ऐसा ऐप है, ऐसा सॉफ्टवेयर, तो हम उसको यूज़ करें, ना कि किसी दूसरे देश के इस टाइप के सॉफ्टवेयर ऐप्स को यूज़ करें, ठीक है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, नहीं तो बाद में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। नेक्स्ट गोल्डन चैरियट। तो गोल्डन चैरियट क्या है, ये एक ट्रेन है, ठीक है। ये अभी फिर से आ चुके, 2020 में इसे लॉन्च किया गया था, बट इसे फिर स्टॉप कर दिया गया कोरोना की वजह से, फिर इसे लॉन्च किया गया, ठीक है। एंड अगेन फिर इसको बंद कर दिया गया था और फिर इसको लॉन्च किया गया, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीज़ों को चेंज किया गया और फिर से लॉन्च किया गया। ज़्यादा फी नहीं है, सिर्फ 4-5 लाख में आप अच्छी तरीके से इस ट्रेन से घूम सकते हैं, आपको ध्यान रखें, ठीक है। सिर्फ 4-5 लाख लगेंगे आपके, ज़्यादा पैसे नहीं लगने वाले, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इंडिया, ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका, ठीक है। अब इसके बारे में हम ध्यान रखोगे यार कि देखो यूएसए ने क्या किया, यूएसए ने हम लोगों पे प्रेशर डालने की कोशिश की, ठीक है। प्रेशर पॉलिटिक्स खेला कौन, यूएसए। पहले तो दिखाता है कि आप मेरे दोस्तों 2 साल तक वो दिखाता रहा, 3 साल तक, 4 साल तक दिखाता रहा, ठीक है। स्टेट गेस्ट बनाया प्राइम मिनिस्टर मोदी को और सोचा कि यार हम लोग इस टाइप की हरकतें करेंगे ना तो मोदी जी खुश हो जाएंगे या इंडिया खुश हो जाएगा, उसके बाद जो हम मांगेंगे वो कर देगा, बस होगी हमारी मौज। क्योंकि वो लोग तो इस टाइप से ही सोचते हैं ना, वो लोग इस टाइप से गिव एंड टेक में सोचते हैं, ट्रांजेक्शनल टाइप से सोचते हैं ना कि ये करेंगे तो वो हो जाएगा, वो करेंगे तो वो हो जाएगा, ठीक है। बट इंडिया तो यार सिविलाइजेशन पावर है, वो इस तरीके से चीज़ों को ना ही खराब करता है ना ही एकदम से बढ़िया करता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगेन जब यूएसए को लगा कि इंडिया ऐसे नहीं सुधर रहा, तो फिर इंडिया पे प्रेशर डालने की कोशिश की, खालिस्तान इशू को बढ़ाने की कोशिश करी और कनाडा के सहारे उसने इंडिया पे एक तरीके से दबाव भी बनाने की कोशिश करी। पर इस बार मोदी जी ने सबक सिखा दिया उसको ब्रिक्स के कजान शहर में, ठीक है। कजान शहर में, आपको पता होगा इस बार का ब्रिक्स बनाया गया कहाँ पे, ब्रिक्स ऑर्गेनाइज किया गया कहाँ पे, रशिया के कजान में किया गया। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वहाँ पे शी जिनपिंग जो भी उनका नाम है, ठीक है, शी जिनपिंग प्लस
प्राइम मिनिस्टर मोदी और रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, तीनों की एक साथ पिक्चर भी आई, तो आई थिंक जलाने के लिए किसको, यूएसए को जलाने के लिए काफ़ी है, ठीक है। तो अब इसने क्या कहा है कि हम लोग इन तीनों को ही सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अगेन इसका पुराना रागलाप, ठीक है, फिर से वो थोड़ा सा इनसिक्योर हो गया है, तो फिर से बोल रहा है कि नहीं नहीं हम तो दोस्त हैं, ये है वो है, तो इनका ये सब चलता रहता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि इंडिया, साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील है, ये तीनों ने मिलकर बात कही थी अभी कुछ दिन पहले कि हम तीनों टेरर के खिलाफ लड़ेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इनका एक इब्जा करके ग्रुप भी है, अगर उसके बारे में आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। अभी मेन चीज़ ये जानो कि इनका नाम क्या है। ये इनका नाम है वेदांत पटेल, आपको ध्यान रखना है। ये कौन है? ये यूएसए के स्टेट डिपार्टमेंट के डिप्यूटी स्पोक्स पर्सन है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और एक जो उनके मेन स्पोक्स पर्सन है उनका नाम क्या है, ये चीज़ मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। उनका नाम आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैंने आई थिंक परसों की क्लास में आपको कवर कराया। नेक्स्ट है पोलैंड एआई। अब पोलैंड में जो भी जर्नलिस्ट है ना, कुछ एक न्यूज़ चैनल के जर्नलिस्ट है, उनको रिप्लेस कर दिया गया है एआई से, ये आपको ध्यान रखना है। अब एआई वाले जो है उनको न्यूज़ पढ़ के सुनाएंगे और जो भी ज्ञान देना है वो देंगे, कौन? एआई, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड जो भी रोबोट्स हैं, रोबोट्स नहीं मतलब जो भी एआई प्रेजेंटर्स बोल लो, वो जैसे कि अभी आज तक में भी स्टार्ट किया गया था, आपने देखा होगा। तो उस टाइप की चीज़ें कहाँ पर स्टार्ट करी गई, पोलैंड में की गई है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एआई की फुल फॉर्म तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, पता ही है। एआई और मशीन लर्निंग में फ़र्क क्या है, पता ही है ना। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट है पोलियो वैक्सीनेशन, ठीक है। अब देखो यार, गाजा में इतने बच्चे मरे हैं, इसराइल में मरे हैं, ठीक है। अब उन सारी चीज़ों को के लिए वॉर तो नहीं रुकी है ना, पर पोलियो के लिए वॉर रोक दी गई थी 3 दिन के लिए। कहाँ पे? गाजा में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और आईडीएफ ने रोक दी थी, जो इजराइल डिफेंस फोर्स के लिए मान भी गई। और वैक्सीनेशन कौन लगा रहा था? वो भी आईडीएफ ही लगा रहा था, ठीक है। मतलब एक तरीके से ढंग से ठोक भी रहा था इन लोगों को। और फिर पोलियो के लिए 3 दिन का ट्रूस भी कर लिया था इन लोगों ने, ठीक है। 3 दिन के लिए इन्होंने रोक भी दिया था वॉर, ठीक है। बट अगेन इतना वॉर हो रहा है कि यार पोलियो जो वैक्सीनेशन जो ड्राइव स्टार्ट किया गया था, अब उसको फिर से रोकना पड़ गया है, ये आपको ध्यान रखना है। WHO ने इसका ऐलान किया है कि हम लोग जो पोलियो का वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाते अब उसे रोक रहे हैं, क्योंकि भारी बॉम्बिंग हो रही है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है यूएसए सुप्रीम कोर्ट। मैंने आपको बताया कि अपने सुप्रीम कोर्ट की क्या दिक्कत है ना, और अपने सुप्रीम कोर्ट में कैसे लोग सेलेक्ट होते हैं। सेम यूएसए में भी कुछ दिक्कत है। यूएसए में क्या होता है, बहुत ज़्यादा पॉलिटिसाइजेशन होता है, ठीक है। अब वहाँ पे क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट है वही जज को चूज करता है। तो एक बार आता है कंजर्वेटिव, कभी आते हैं डेमोक्रेट, ठीक है। तो अभी जितने भी जजेस हैं वो कौन से हैं, ज़्यादातर कंजर्वेटिव माइंडसेट के हैं, और इस बार टर्म जीत जाएंगे। तो फिर अगेन फिर जो रिक्रूटमेंट होगा वो कंजर्वेटिव माइंडसेट वाले जजेस का ही होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, हिजबुल्लाह सैफुद्दीन। अब इनके बारे में जानना है कि ये कौन थे। हिजबुल्लाह हसन नसरल्लाह के एक सक्सेसर थे, ठीक है। हसन नसरल्लाह मारा गया, ठीक है। हिजबुल्लाह से बिलोंग करता था, लेबनान से बिलोंग करता था, ठीक है। अब उसको मारा गया, तो किसने रिप्लेस किया था? सैफुद्दीन ने रिप्लेस किया था, पर पता चला कि इसको भी मार गिराया गया, किसने? इजराइल ने। और इसको कंफर्मेशन दे दिया किसने? हिजबुल्लाह ने। तो आपको ये सारी चीज़ ध्यान रखनी है किसके बारे में, हिजबुल्लाह के बारे में। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है जर्मनी। जर्मनी और इंडिया के बीच में इंडिया को स्पेशल स्टेटस दिया है किसमें? मिलिट्री परचेज में, ठीक है। मतलब जो जर्मनी की स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है वो इंडिया को आसानी से प्रोवाइड कर देगा, कौन? जर्मनी। पता नहीं हमारे कितने काम के कितने काम के नहीं है, वो चीज़ें बाद में पता चलेगी। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। थैंक यू सो मच जो आप इतना प्यार शो करते हो अपना नीचे कमेंट्स में, ठीक है। थैंक यू सो मच, मैं उसको हमेशा देखता हूँ। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। एक और चीज़, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, कि हमारा एक स्पेशल बैच चल रहा है किस चीज़ से रिलेटेड, परफेक्शन आइज के ऐप पे, ठीक है। जो भी स्टूडेंट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है किसके, परफेक्शन आइज के, उनके लिए बिल्कुल फ्री है। और जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट नहीं है और मेरी क्लासेस देखते हैं, तो वो वहाँ पे जाकर बैच स्टार्ट कर देख सकते हैं, ठीक है। वो आपके अपकमिंग बीपीएससी प्रीलिम्स को फोकस करके बनाया गया, ठीक है। तो आप उसको एक बार देख सकते हो, बहुत मिनिमम फीस में है, तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन।